हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल, ठीक ना। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है। विद्युत रासायनिक सेल मतलब रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, ठीक ना। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। यानी ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा या बदलेगा, ठीक ना। तो वह सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं बच्चों, रासायनिक सेलों की खोज सन 1870 ईस्वी में लुइस गैल्वेनी, ठीक ना, लुइस गैल्वेनी तथा सन 1800 ईस्वी में एल्सेंड्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। अतः इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। यानी इस सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक ना। गैल्वेनिक सेल की बात करें या वोल्टीय सेल की बात करें, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हमने क्या बोला कि जो विद्युत रासायनिक सेल है इसको हम लोग वोल्टीय सेल या फिर गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और गैल्वेनिक सेल में हमने आपको बताया कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक ना। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और इस सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है बच्चों, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और इसमें अधिक विभव वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होता है, एनोड। यानी कि गैल्वेनिक सेल की खासियत होती है कि जिस इलेक्ट्रोड का विभव अधिक होगा वह इलेक्ट्रोड एनोड होगा और उस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, एनोड। और अगर गैल्वेनिक सेल की बात किया जाए तो गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तो होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस एनोड पर एनोड का विभव भी जो होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड का विभव उच्च होगा वो एनोड होगा और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। कम विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड होगा जिस पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होगी। मतलब अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड होगा, कम विभव वाला इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैथोड होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं इस सेल के बाह्य परिपथ में, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चों। इस सेल के गैल्वेनिक सेल की अगर बात करें तो गैल्वेनिक सेल के बाह्य परिपथ में, कहां पर, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं या इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो एनोड से कैथोड की ओर, किधर, एनोड से कैथोड की ओर होती है। और यदि आंतरिक परिपथ की बात करें तो आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ गति करता है, ठीक ना। यानी बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गति करेगा और आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ गति करेगा, ठीक ना। यानी कि जिधर बाह्य परिपथ की बात करें तो एनोड से कैथोड और आंतरिक परिपथ की बात करें तो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो ये होता है बच्चों गैल्वेनिक सेल। हम लोगों ने देखा विद्युत रासायनिक सेल और उसके बाद क्या देखा, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डेनियल सेल। तो उस डेनियल सेल के बारे में हम लोग देखते हैं, देखिएगा। डेनियल सेल की बात करें, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस फिगर को सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इस फिगर में एक पात्र है और इस पात्र में जिंक धातु की रॉड को जिंक सल्फेट के विलेन में डुबोया गया है। अगर जिंक धातु की रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में अगर हम लोग डुबोएंगे तो यहाँ पर एक अर्ध सेल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अर्ध सेल का। उसी तरह से कापर धातु की रॉड को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाएगा
तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ बनेगा, ठीक ना, यानी एक अर्ध सेल वहां बनेगा। यदि इन दोनों अर्ध सेलों को हम लोग क्या कर दें, मिला दे, गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया जाए, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर की सहायता से अगर हम इसको क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक ना, इसको अगर मिला दें तो ये एक परिपथ पूरा हो जाएगा। और इस परिपथ के पूरा होते ही ध्यान से देखिएगा, इसमें से एनोड जो होगा ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एनोड पर जिंक धातु जो होगा, जिंक धातु Zn+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। देखो Zn+ बनकर इस विलयन में आएगा और इलेक्ट्रॉन इसी रॉड में ही होगा। इस रॉड में से इलेक्ट्रॉन यहाँ से परिपथ में इधर गति करेगा, यानी एनोड से कैथोड की तरफ गति करेगा, और एनोड से कैथोड की तरफ गति करेगा बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, तो एनोड पर सॉरी कैथोड पर अगर हम लोग बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। कैसे, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर आयन और SO4 आयन होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा ये कॉपर Cu++ जाके विलयन से इस रॉड पर जमा होने लगेगा, और इस रॉड से Zn+2 जो होगा ये विलयन में आने लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे देख लो, जिंक धातु जो है Zn+2 बना के विलयन में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रॉड में ही छोड़ेगा, ये रॉड यहाँ से, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करके कहाँ पे पहुंचाएगा, कैथोड पे, और विद्युत धारा इसके अपोजिट साइड में प्रवाहित होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आएगा तो विलयन में जो Cu++ है, इस Cu++ को ये क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, यानी जितना इस विलयन में कॉपर आयन होंगे वो सब के सब का होंगे इस इलेक्ट्रोड पर, यानी कॉपर धातु का जो इलेक्ट्रोड हम लोगों ने बनाया है उस इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या होंगे, एकत्रित होंगे। तो देखो कैथोड पर क्या होगा, Cu++ जो विलयन का है, ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड से कैथोड पर आया है उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे और कॉपर धातु में कन्वर्ट होंगे। मतलब इस रॉड पर कॉपर धातु क्या होने लगेगा, एकत्रित होने लगेगा। तो यदि हम कुल अभिक्रिया की बात करें तो जिंक जो होगा Zn+2 में बदल रहा है, और कॉपर जो हो रहा है ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों, ध्यान देंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहा है तो विपरीत दिशा में क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे Zn+2 विलयन में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है। तो अगर Zn+2 विलयन में आ रहा है, आता रहा, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर पूरे विलयन में Zn+2 हो जाएगा, ठीक ना। और इस विलयन में, पूरे विलयन में Zn+2 अगर हो गया बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, इस सबके ऊपर पूरे विलयन में अगर Zn+2 हो गया तो यहाँ पर इस विलयन पर कौन सा आयन प्रभावी हो जाएगा, Zn+2, और Zn+2 आयन प्रभावित हो जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना यहाँ से बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Zn+2 और यहाँ पे जो Zn+2 के रूप में आपका जिंक धातु कन्वर्ट हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को रॉड में छोड़ रहा है उस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गया तो सभी कॉपर आयन जो थे ये कॉपर धातु के रूप में इस रॉड पर क्या हो गए, एकत्रित होने लगे। तो इस विलयन में SO4 आयन की संख्या बढ़ गई और इस विलयन में Zn+2 की संख्या बढ़ गई। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद, और इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी, ठीक ना। अगर इस कंडीशन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाए बच्चों, तो इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, इस कंडीशन में यहाँ पर एक सेतु लवण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, सेतु लवण का उपयोग करेंगे। सेतु लवण एक यू आकार की नली होती है जिसमें जिलेटिन या अगार अगार द्रव, ठीक ना, जिलेटिन या सॉरी बच्चों, अगार अगार द्रव भरा गया होता है, जिसमें KCl या KNO3 या NH4Cl इत्यादि लवण भरे गए होते हैं, ठीक ना। इन द्रवों के साथ ये लवण भरे गए होते हैं। इसमें जिलेटिन या अगार अगार द्रव में ये विलयन के रूप में क्या होंगे, उसमें भरे गए होंगे, ठीक ना। पोटेशियम क्लोराइड हो गया या पोटेशियम नाइट्रेट हो गया या अमोनियम क्लोराइड हो गया, ऐसे लवण उस सेतु लवण में भरे गए होते हैं, ठीक ना। अगार अगार द्रव यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझेंगे कि ये एक ऐसा द्रव है
जो शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। और जिलेटिन को आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए ध्यान से, इस सेतु लवण का जब हम लोग इसमें उपयोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए किस आयन का प्रभाव अधिक था, Zn+2 का, और इस विलयन में SO4 डबल माइनस का प्रभाव अधिक था। उस कंडीशन में जैसे हम लोग सेतु लवण का उपयोग करेंगे, इसमें KCl मान लेते हैं कि अगर भरा गया है तो K प्लस आयन और Cl माइनस आयन, इसके ऊपर पूरे विलयन के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसमें का प्लस आयन यानी पोटेशियम आयन इधर की तरफ गति करेगा और क्लोराइड आयन इधर की तरफ गति करेगा, यानी कि पोटेशियम आके इस विलयन को उदासीन बनाएगा और Cl माइनस आयन इस विलयन को क्या करेगा, उदासीन बना देगा। और विलयन अगर उदासीन हो जाएगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रारंभ हो जाएगा और फिर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक ना। तो इस तरह से आपका डेनियल सेल जो होता है ये कार्य करता है, ठीक ना। एक बार फिर से सुन लेंगे बच्चों, इसमें जिंक धातु की रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है और इधर कॉपर धातु की रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। इन दोनों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया गया है। जैसे ही अगर हम लोग जोड़ेंगे तो सेल का परिपथ पूरा होगा और सेल का परिपथ पूरा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा ये जिंक धातु से कहाँ पर जाएगा भाई, कॉपर धातु की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, तो यहाँ पे सेल अभिक्रिया में देखिए Zn जो होगा Zn+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे इस जिंक धातु का जो रॉड है इसमें से Zn+2 बाहर आएगा और इलेक्ट्रॉन इसी रॉड में होगा। इलेक्ट्रॉन गति करेगा एनोड से कैथोड की तरफ, विद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, ठीक ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से जिंक धातु Zn+2 के रूप में निकलता जाएगा और यहाँ से कॉपर Cu डबल प्लस इस कॉपर धातु की रॉड पर जाकर के क्या होंगे, एकत्रित होते रहेंगे। तो उस कंडीशन में इधर प्लस आयन यानी Zn+2 आयन का प्रभाव अधिक हो जाएगा और इधर SO4 डबल माइनस आयन का प्रभाव अधिक हो जाएगा। और उस कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर इस विलयन में Zn+2 का प्रभाव अधिक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देगा। तो उस कंडीशन में हम लोग सेतु लवण का उपयोग करते हैं। सेतु लवण दोनों सेलों को जोड़ने का काम करता है। सेतु लवण जो होता है जिलेटिन या अगार अगार द्रव, इसमें एक यू आकार की नली होती है और यू आकार की नली में जिलेटिन या अगार अगार द्रव में KCl पोटेशियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम क्लोराइड ऐसा कोई लवण इसमें भरा गया होता है। और जैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो जिधर निगेटिव आयन का प्रभाव अधिक हो जाए उधर पॉजिटिव आयन गति करते हैं और जिधर पॉजिटिव आयन का प्रभाव अधिक हो जाए उधर नेगेटिव आयन। जैसे इसमें SO4 डबल माइनस का प्रभाव अधिक होगा तो K प्लस इधर आएगा और इसमें Zn+2 का प्रभाव अधिक होगा तो Cl माइनस आएगा और इस दोनों विलयन को ये क्या कर देंगे, विद्युत उदासीन बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे। और जैसे विद्युत उदासीन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जिंक को ZnSO4 तथा कॉपर को CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तथा इन इलेक्ट्रोड को गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। देखो इसमें जिंक धातु की रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है, कॉपर धातु की रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया और इन दोनों को गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ दिया गया है, ठीक ना। गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़कर परिपथ को पूरा किया जाता है। इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया पूर्ण होती है। ये एनोड जो है, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन की अभिक्रिया पूर्ण होगी। ध्यान देंगे बच्चों, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया पूर्ण होगी। इसमें एनोड जो होगा नेगेटिव होता है और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से Zn+2 बाहर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन रॉड में ही छोड़ रहा है तो ये प्लेट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक ना। तो एनोड इसमें ऋण आवेशित होता है और कैथोड कैसा होता है, धन आवेशित होता है। इस सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गति करते हैं, मतलब इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा एनोड से किधर, कैथोड की तरफ गति करेगा और उसके विपरीत दिशा में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक ना। तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गति करता है तथा विद्युत धारा कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होती है। इस सेल
ये सेल की बात करें तो ये सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जिसका विभव जो होता है 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है बच्चों? 1.1 वोल्ट होता है। इस सेल की अगर हम बात करें सेल अभिक्रिया की, तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन। तो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। और अगर हम लोग कुल अभिक्रिया देखें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैंसिल होगा। ये हो गया जिंक, ये Cu डबल प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल है तो Zn+2 प्लस ये क्या बचा? Cu। तो ये सेल की कुल अभिक्रिया होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों की डेनियल सेल में ये सेतु लवण जो है इसका कार्य क्या होता है, और सेतु लवण को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। आगे है सेतु लवण। ठीक है, सेतु लवण के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? देखो अभी हमने बताया था, देखो सेतु लवण ये यहाँ पे दिख रहा है ना, सेतु लवण यू आकार की एक नली है जो दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ रही है। ठीक ना, इस नली में जिलेटिन या अगार अगार द्रव भरा गया है जिसमें हम लोग KCl लवण या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का लवण या फिर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, कोई भी इसमें से लवण हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें घोल सकते हैं या इसमें हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए होगा क्या कि जैसे ही इसमें Zn+2 जो होगा इस Zn+2 में कन्वर्ट होकर विलयन में आएगा और इलेक्ट्रॉन इसी रॉड में छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर गति करेंगे तो देखो ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा और कॉपर डबल प्लस जाके यहाँ पे इकट्ठा होगा तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद देखो यहाँ पे एक रास्ता मिल गया जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की गति को फिर रेगुलर कर देगा ना, और रेगुलर कर देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा फिर इधर से इधर। ठीक ना, और उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये सेल लगातार काम करता रहेगा, यानी ये सेल मृत नहीं होगा जल्दी। ठीक ना, तो देखो सेतु लवण की बात करें, दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ने के लिए यू आकार की नली लगी होती है जिसे सेतु लवण कहते हैं। देखो यू आकार की नली है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेतु लवण कहते हैं। ठीक ना, सेतु लवण के कार्य की बात करें तो पहला कार्य क्या होता है बच्चों? यह इलेक्ट्रोडों को जोड़कर परिपथ पूरा करता है। देखो इलेक्ट्रोडों को जोड़कर परिपथ को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। ठीक ना, दूसरा द्रव द्रव संधि विभव को कम करता है। यदि एनोड और कैथोड के बीच में जो विभव है, ठीक ना, उस विभव को ये कम से कम रखने की कोशिश करता है, विभव के अंतराल को कम करता है। ठीक ना, तो कम से कम विभव रखने की कम से कम विभव को बनाए रखता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तीसरा पॉइंट, विलयन को विद्युत उदासीन बनाता है। देखो बच्चों विलयन को विद्युत उदासीन कैसे बनाता है? यदि इसमें Zn+2 की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए और यहाँ पर कॉपर जाके इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पे SO4 डबल माइनस की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो ये जो सेतु लवण है इससे K+ इधर आएगा और K+ आएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि K+ आयन और SO4 डबल माइनस आयन प्लस माइनस आपस में जुड़ेंगे तो ये विलयन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। उसी तरह से इधर Cl आ रहा है तो Zn+2 इस विलयन में है, Cl के साथ Cl- के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 बनाएगा, यानी ये विलयन भी क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो ये विलयन को उदासीन बनाता है या विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, सेतु लवण को हटाने पर वोल्टता गिरकर शून्य हो जाती है। अगर आप सेतु लवण को यहाँ से हटा दें तो सेल जो होगा ये डाउन हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक ना, सेल की वोल्टता गिरकर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक ना, तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा डेनियल सेल। ठीक ना, डेनियल सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने इसको देखा। आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखिए और इसको खूब अच्छे से समझिए। ठीक ना, अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? अगले टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।